एक बार पुनः सभी का स्वागत। कल व्यंजन समाप्त हो चुका है। अब तक हमने वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के जितने तरह के प्रश्न हो सकते हैं यूपी टेट के लेवल के या सामान्य लेवल के, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, उन सभी को हमने समझा। अब हम आज लेके आए हैं 2011 से 21 के बीच जितने पेपर हुए हैं उनमें वर्णमाला से जितने तरह के प्रश्न आए हुए हैं उनका हम कलेक्शन लेके आए हैं। अब हम देखेंगे कि हमने जो वर्णमाला में स्वरों को देखा, व्यंजनों को देखा, क्या उससे वो प्रश्न आए हुए हैं, क्या हमने जो पढ़ा, हमने जो सीखा, क्या वो उस लेवल का है कि हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हर बार की तरह एक एक टॉपिक, जैसे वर्णमाला समाप्त हुआ तो हम वर्णमाला के सभी प्रश्नों का कलेक्शन लेके आए हैं। 2011 से 21 तक की छटनी किया गया है। उस छटनी के साथ किस सन में चौथा प्रश्न है वो उसी के साथ लिखा गया है। हो सकता है एक आध प्रश्न छोटा हो, लेकिन संभावना पूरी रखी गई है, कोशिश पूरा किया गया है कि एक भी प्रश्न छूटे ना। तो आज हम पेपर 1 के लिए लेके आए हैं कि वर्णमाला से जितने प्रश्न आए हैं उनको देखा जाए। कल हम पेपर 2 के लिए वर्णमाला से जितने प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आया है और कैसे कैसे आया है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा देखिए यही है। प्रश्न आपके सामने है, पूछा है हिंदी दिवस। देखिए ये 35वां क्वेश्चन है। कब का है? 2011 का जो पहला पेपर हुआ था यूपी टेट में, उसमें पूछा है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है। यहाँ देखिए कुल 4 लिपियां लिखी गई हैं। तो चारों लिपियों के बारे में जाना जाए। एक ब्राह्मी लिपि है, एक खरोष्ठी है और एक गुरमुखी है। तो ये जो गुरमुखी है ये पंजाबी की लिपि होती है। पंजाबी जिस भाषा में लिखा जाता है, मतलब ये पंजाबी की लिपि है। और हमारी जो हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि है। इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 35 का बी वाला आंसर सही है। बची बात ब्राह्मी और खरोष्ठी की, तो ये भी हमारे हिंदी की ही लिपियां थी, लेकिन ये प्राचीन भाषा में प्रयोग होती थी, अब नहीं है। अब जब भी अब प्रश्न आएगा तो आज की भाषा में, आज हिंदी जब भी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका विकल्प देवनागरी है। इसकी चर्चा पहले हुई थी, यह सामान्य चीज है। तो पहला प्रश्न हो गया, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो 2011 का 35वें क्वेश्चन का बी वाला विकल्प सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। इसके बाद देखिए 2013 से क्या पूछा था। 2013 में एक प्रश्न पूछा है, बड़े सामान्य से प्रश्न है। चूंकि यूपी टेट का जो पेपर होता है वो एक सामान्य हिंदी होती है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस इससे अलग होता है, चूंकि इसमें विज्ञान वर्ग के भी लोग होते हैं और कला वर्ग के लोग होते हैं और जो एजी वर्ग के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा साहित्य उठा के रखेगा, एक सामान्य लेवल हिंदी का होता है। तो बड़े छोटे छोटे प्रश्न रखे जाते हैं। आइए देखते हैं। इसमें बीए, बीएससी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सारे लोगों के लिए यह प्रश्न होता है। इस नाते सामान्य प्रश्न रखे जाते हैं। देखिए पूछा है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। बताइए घ का उच्चारण स्थान आपको बताया गया है KTM 2, और उसी क्रम में आप रख लेंगे। पहला बताए थे क, कु लगाएंगे तो 5 लोग, चू बताया गया था 5 लोग। तो पता है घ का पूछा है तो कु कहते ही पता है इसमें क, ख, ग, घ सब आ जाएंगे। तो घ का पूछा था तो कु कहते ही देखिए बताए थे के से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इधर बताए थे कु, चू, तू और पु, इसी क्रम में रखा गया था। तो बड़े आराम से हम देख सकते हैं इसका उच्चारण स्थान। इसमें कोई समस्या नहीं है कि हम इसका उच्चारण स्थान न बता पाए। तो पूछा है घ का उच्चारण स्थान। अब बताइए इतना आसान क्वेश्चन कहां से गलत होगा। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। सीधा सा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। पूछा है छ वर्ण किसके योग से बना है। मतलब ये संयुक्त अक्षर हैं। मैं संयुक्त अक्षरों की बात किया हूं कि ये गुरु बाबा टाइप हैं, हमेशा लगभग पूछे जाते हैं। और छ का सभी ये हमारे यहाँ मानक में 4 संयुक्त अक्षरों को मान्यता दी गई है। संयुक्त अक्षर तो कई हैं, जहां भी 1.5 वर्ड मिल जाएगा वो संयुक्त अक्षर होते हैं। लेकिन अब वो कौन कौन है। पहला देखिए छ था, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हैं। और चारों का तरीका बताया गया था कि सबसे पहला याद रहे कि वो हलंत रहेगा
और दूसरा हलंत हो सकता है, या बताएं कि हलंत नहीं भी हो सकता है। क्यों? जब इसका का हलंत रखेंगे मतलब हल लगा देंगे और ये हल युक्त होगा तो व्यंजन बाहर चला जाएगा। तो इसमें से कोई एक जो होगा वही सही होगा। 6 का पूछा है तो विकल्प सामने है, इस पर चर्चा हो चुकी है। देखिए यही है, हम बताए हैं कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो कोई एक मतलब यही है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये वाला विकल्प हमारा है। यह आएगा तब भी सही रहता, यह आता तब भी सही है। तो इसका प्रश्न नंबर 53 है, आया है 2013 में, तो इसका विकल्प ए सही है। यह पूरा समझाया बताया गया है कैसे बनते हैं, गलती हम कहाँ करेंगे, कहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। अगर क धन श ऐसे लिख देता तो ये गलत रहता, इसकी चर्चा हुई है। तो इसका विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है? कौन सा ऐसा कौशल है? तो जानते हैं जो प्रमुख भाषाई कौशल है वो शुभोपलि है। शुभोपलि, इनमें से क्या क्या आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें से पूछा है कौन नहीं है। देखिए जब नहीं है तो नहीं के लिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पेपर आप हो, चाहे आप गणित दीजिए, संस्कृत दीजिए, साइकोलॉजी दीजिए, पर्यावरण दीजिए, हिंदी, तो समझिए वहां 3 लिख दीजिए तो आपका हो जाएगा प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से 3 आता है। तो जहां नहीं हो वही 3 लिखिए, मतलब 3 आपको खोजना है जो है। तो क्या क्या देखिए, सुनना है, सही है, फिर उसके बाद बोलना भी है और क्या है, लिखना भी है। इसका मतलब 3 है तो 3 मिल चुका। अब जो नहीं मिला वही हमारा उत्तर है। तो नहीं वाले से हमेशा सतर्क रहिएगा। जब भी नहीं वाला प्रश्न आए तो समझिए कि हमको 3 खोजना है, उसमें से 3 वो चीजें होती हैं। जल्दीबाजी में हम लगा के चले जाते हैं, नहीं है, सोचते हैं वही है। तो जहां पर नहीं आएगा उसमें हमेशा उसको आप कट करके, मान लीजिए वहां 3 है तो हमारा नया प्रश्न बनेगा क्या? प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से 3 आता है। तो जो 3 आता है वो लग जाएगा और जो नहीं आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। इसका हमारा आंसर नंबर सी, मतलब इसका विकल्प सी सही है। तो 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। अब अगला प्रश्न देखा जाए। हिंदी दिवस मनाया जाता है, अभी जल्दी हिंदी दिवस मनाया गया है सितंबर में, तो 14 सितंबर को। ये बार बार प्रश्न पूछा भी गया है, इस पर हम चर्चा भी किए थे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में यह इसको राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। इस पर चर्चा हुई है, पिछला वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या आया है। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? अभी कल ही एक वीडियो पढ़ा था कि हिंदी में वर्णमाला का क्रम क्या होता है शब्दकोश के अनुसार। याद करिए, हम इस पे चर्चा किए थे कि पहले स्वर आता है अ से लेकर औ तक, और इसके ठीक पहले बताए थे जो हमारे अयोगवा हैं उनको बैठा दीजिए और बीच में चंद्र बिंदु के साथ बैठा दीजिए। ये वर्णों का क्रम हो गया स्वरों का। इसके बाद बताए थे व्यंजन का क्रम शुरू होता है, क के बाद ख नहीं आता है। हम बताए थे कि जिससे बना है संयुक्ताक्षर वो उसके बाद आएगा। ये सारी चर्चा हुई थी। तो ये कैसे निकाला जाएगा, इसके बाद देखिए इनका क्रम लिखना है। अगर हमको डिक्शनरी दे दी जाए हिंदी की तो पहले कौन मिलेगा यही खोज रहा है। तो पूछा क्या है, देखिए पूछा है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में, डिक्शनरी जो हिंदी की है उसमें 2016 का प्रश्न है, ये सबसे अंत में आएगा। अंत में मतलब बताए थे अगर इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले इनका खंड करना शुरू करेंगे हम, और खंड करने के बाद ही यह पता चलेगा। तो क्या पता चला, देखिए पहले हम इसको लिखेंगे, क लिख देंगे, उसके बाद देखिए ल आएगा, उसके बाद देखिए क्या है दीर्घ ई आएगा, उसके बाद देखिए क्या है वह है, और अंत में क्या है आ आएगा। अब यहां से देखिए सबसे पहले हम क्या करें, सबका खंड करेंगे। अब इनका भी खंड किया जाए। देखिए क है और क पर देखिए मात्रा लगी हुई है री की, री लग गया। फिर यहां से मूर्धन्य श हल्के साथ, इसमें से अ निकलेगा, उसके बाद पुनः आएगा क,
उसके बाद आएगा कृषक। देखिए कृषक, इसका हो गया। अब अगला जो है उनको करिए भैया, तुम भी अलग हो जाओ। इनके एक एक स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। याद करिए, इसमें क आधा है और र पूरा है। रेफ वर्ड की बात हुई थी, 4 होते हैं र आधा नहीं है, क आधा है, र पूरा है, तो र पूरा होगा तो अ बाहर आएगा, क्र हो गया। उसके बाद बात आती है म की, उसके बाद निकल के आएगा अ। अब लास्ट है कृषाणु, इनको देखिए आगे करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, इसको जब पर्यायवाची चलेगी तो हम चर्चा करेंगे इस पर। आज केवल देख रहे हैं क। फिर यहां से देखिए निकल के कौन आएगा, री निकलेगा। फिर देखिए तालव्य श है, इस पर दीर्घ आ, उसके बाद न है और इसके बाद ह्रस्व उ है। यहां तक बात हो गई। अब बात आती है किनको देखें कौन। याद करिए, वर्णमाला का जो क्रम होता है, पहले बताए थे स्वरों का होता है अंग, उसके बाद चंद्र बिंदु अह, उसके बाद जैसे वर्णमाला चलती थी वैसे चलेगी। तो पहले हम स्वरों को देखेंगे, स्वर से फैसला नहीं होगा तब व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे। पूछा है कि सबसे अंत में कौन आएगा। चलिए हम क्रम यहां नंबरिंग करना शुरू कर रहे हैं। देखिए नंबर कैसे पड़ेगा। चलिए पहले क से तो फैसला होगा नहीं, क्योंकि सब में क आया है। देखिए सब में क आया है, यहां से फैसला नहीं हो रहा है। अब उसके बाद देखिए ल आया हुआ है, तो इसका मतलब सबसे अंत में सबसे पहले कौन आएगा। देखिए ये व्यंजन नहीं, व्यंजनों से पहले स्वर आता है, तो व्यंजन से फैसला नहीं होगा। यहाँ भी देखिए व्यंजन, इससे फैसला नहीं होगा यहाँ भी। अब इन्हीं दोनों में से पहले गिनती कर रहे हैं, सबसे पहले कौन आएगा। तो इसके बाद हम क्रम उसका आरोही और अवरोही बना लेंगे। देखिए री से फैसला नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी क है, यहाँ भी क और री है। अभी फैसला नहीं हो पा रहा है कि नंबर 1 कौन है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखें यहाँ पर क्या है, श मिला है, यहाँ श मिला है, तो बताए थे शब्द कोश का क्रम वही रहता है। अब यहां से देखिए श श ह, यहाँ क्ष त्रज्ञ, तो बताए थे ये छ यहाँ बैठता नहीं है, जो श है। अब इसका हो चुका है क्लीब जो है वो सबसे अंत में आएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, मतलब ट वर्ग जो है वो किस, उसको कहते क्या है। याद करिए के टी एम, 2 कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और यहाँ कुछ नहीं करना है। सब जो वर्गीय व्यंजन है क च त त प लगा लीजिए, सेकंड में उत्तर आ जाएगा। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ट पूछा है तो ट वाला देखिए कहाँ पे है, मूर्धा के सामने आ रहा है। तो पूछा है कि ट किस प्रकार के व्यंजन है। क्या वो कंठ है, कंठ हो नहीं सकते। क्या वो तालव्य है, तालव्य टी से तालव्य हो नहीं सकता। क्या वो मूर्धा है, हाँ यम से मूर्धा है, इसका मतलब ये मूर्धन्य व्यंजन है। तो बड़ा आसान है, हम इसको लगा सकते हैं, केटीएम 2 से पता लगा सकते हैं। अगला देखिए क्या पूछा है, अर्धस्वर। इसकी बात हुई थी कि हिंदी में जो हमारे अंतस्थ हैं उसमें 2 भाई ऐसे हैं। अंतस्थ क्या क्या थे, य र ल और व। तो इसमें पूछ रहा है कि अर्धस्वर कौन है। इसको मैं बार बार बात किया हूं इस पर कि य और व, इन दोनों को अर्धस्वर का नाम दिया गया है। तो कई बार पूछा, इसको रट लीजिए क्यों है, यह चर्चा होगी जब संधियां चलेंगी। तो अर्धस्वर में य व, हमारा विकल्प देखिए पहला ही है कौन, य व। इस जो अर्धस्वर है 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, 46वां प्रश्न है, इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या, ङ का उच्चारण स्थान। तो ङ का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। देखिए ङ जो है 2 घर में रहने वाला है, लेकिन अगर दोनों घर देगा तो वो भी लिखेंगे, लेकिन सिंगल घर देखा तो उसी खोजेंगे। अगर यहाँ पे देखे पूछता, वैसे क में भी देखिए ङ आता है। याद करिए क के पहले के है, मतलब ये कंठ भी हो सकता है, लेकिन कंठ नहीं देखिए कहीं दिया है, कंठोष्ठ दिया, तो ये हो नहीं सकता। मूर्धन्य हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। अगर कंठ नहीं दिया है तो हम दूसरे पर जाएंगे, क्या, नासिका। संस्कृत में है अनुस्वारस्य नासिका। यहाँ पे बताया गया है कि अनुस्वार, जिसको हम अयोगवाह कहते हैं, एक अंग है, एक अह है, इसका विसर्ग है, और इस विसर्ग को यहां से कंठ से बोलते हैं।
लेकिन यह भी नहीं पूछा है, अंग पूछा है। तो अंग का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका होती है, अनुस्वार से नासिका, लेकिन यहाँ पर नासिक के वर्ण भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये पंचमाक्षर बनते हैं। ङ हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया और य म गणनम, ये पांचों जो अक्षर हैं ङ, य, ड़, न और म, ये अनुस्वार बनते हैं। अनुस्वार बनते हैं तो अनुस्वार ही नासिका है, तो इसको नासिका से भी बोलते हैं। और कहां से बोलते हैं? कंठ से भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई विकल्प दिया नहीं है, इस कारण यहाँ सीधा सीधा इसका है। ये कंठ ओठ से होगा नहीं, न तो इससे भी नहीं होगा, मूर्धा से बोल नहीं सकते, कंठ तालु से बोल नहीं सकते। इसका मतलब नासिक। क्यों नासिक है? बताए हैं कि वो पंचमाक्षर जो होते हैं वो मूर्धा को छोड़कर, कंठोष्ठ को छोड़कर, तालव्य को छोड़कर सीधे सीधे ये नासिका से बोले जाते हैं। उसका कारण है कि अगर जैसे गंगा ऐसे लिखा गया तो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा गंगा, तो देखिए ये नाक से बोला जाएगा। इस कारण ये अनुस्वार के रूप में आ रहा है, तो ये नासिका से बोला जाता है, इसको भी से नासिका से भी बोलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। जिनका उच्चारण स्थान ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? बताया गया था जो हमारे छत हैं मुंह की, उसमें सबसे पहले ओष्ठ होता है, यहां से चला जाए पहले कंठ होता है, फिर ताल होती है, फिर मूर्धा होता है, फिर यहाँ दंत आता है, लास्ट में ओष्ठ है। तो जो जिह्वा होती है, कह रहे जिह्वा किसको टच करे? क्या करे कि जिसका उच्चारण दांतों पर, तो जो हमारी जिह्वा है वो दांत को टच करेगी, मतलब त, थ, द, ध। देखिए जो जिह्वा है वो दांत को जाके धक्का दे रही है, त, थ, द, ध, न, मतलब ये सभी तो क्या कहलाएंगे? वो कंठ कहलाएंगे नहीं, मूर्धा कहला नहीं सकते, वो दंत कहलाते हैं। उच्चारण स्थान दंत है और कहलाएंगे क्या? दंत। इस पर चर्चा हुई थी। एक उच्चारण स्थान होता है और एक उसको कहते क्या है। जैसे क वर्ग को कंठ कहते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, लेकिन उन वर्णों को कंठ्य कहते हैं, इस पे चर्चा हुई थी। उसी प्रकार तालु से बोले जाएंगे लेकिन उनको तालव्य कहेंगे। तो यह बड़ा आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? बताए थे, इसका दो प्रकार बताए थे। क्या? 24 उष्मा महाप्राण। याद करिए, एक ट्रिक बताया गया था, 24 उष्मा महाप्राण। हिंदी में भी चर्चा हुई थी इसकी और संस्कृत में दोनों चर्चा हुई थी। महाप्राण 24 उष्मा महाप्राण, याद करिए। 24 मतलब दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब 5 दूनी 10। और महाप्राण कौन? उष्मा मतलब उष्म व्यंजन, 4 लोग। ये 14 वर्ण ऐसे हैं जो महाप्राण हैं। तो पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन है? तो देखिए श श श ये है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसका मतलब सीधा सा विकल्प कौन सही है? विकल्प ए हमारा है। ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। 54वां प्रश्न है। आगे देखिए क्या पूछा है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन बताए थे जो मानक हैं वो 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनमें से अगर कोई नहीं है वही पूछा है। अभी बताए हैं पीछे कि जैसे पूछेगा नहीं है तुरंत वहां पर उसको कट करके 3 बनाइए। तो क्या प्रश्न हो गया? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा 3 है? अब तीनों को खोज लीजिए। अगर 3 मिल गए तो कौन से? देखिए त्र भी है, क्ष भी है, ज्ञ भी है, 3 ठो मिल गए, 3 चाहिए था। और जो नहीं मिलेगा वही हमारा उत्तर रहेगा। नहीं वाले में कभी भ्रम मत करिएगा। इसका मतलब हमारा विकल्प कौन सा सही है? यह सही है। यह जो है वो अंतस्थ है। प्लुत कौन सा है? प्लुत बताए थे जब स्वरों का वर्गीकरण हम लोग किए थे तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार बताया गया था। बताया गया था एक का नाम ह्रस्व स्वर था, एक को हम लोग ह्रस्व नाम दिए थे, एक को नाम हम लोग दिए थे दीर्घ, और तीसरे का नाम था प्लुत। इसमें पूछा गया था प्लुत कौन सा है। बताए थे ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है, इसकी 3 मात्रा होती है। जिसकी 3 मात्रा होती है अर्थात दीर्घ से भी ज्यादा समय लगाया जाए उच्चारण करने में, वही प्लुत होता है।
उसके लिए बताए थे, अगर हम लिख दिए केवल ओम, तो ओम में यह केवल दीर्घ है, लेकिन अगर ओ और बीच में ऐसा गिनती लिख के म लिखा गया है, तो ऐसा ईस्कारण लिखा गया है, तो हमको ओम को इतनी देर बोलना है, कम से कम 3 मात्रा का समय लगे। देखिए यह होगा नहीं, यहाँ पर देखिए ओम, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, इसका मतलब यही है। देखिए ओ को कह रहा है 3 मात्रा तक बोलना है, इसका विकल्प बी सही है। इस पे चर्चा हुई है, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? कुछ व्यंजन या स्वर दिए हैं विकल्प में, उनके सामने उनका उच्चारण स्थान दिया हुआ है, तो अगर वह उनके उच्चारण स्थान से मेल खाते हैं तो सही है, नहीं है तो गलत है। याद करिए हमेशा आपके दिमाग में के टी एम डी ओ, उसके आगे बताए थे कु मतलब पांचों लोग, चू का मतलब पांचों लोग, टू का मतलब पांचों लोग, टू का मतलब पांचों लोग, पू का मतलब पांचों लोग। इसके बाद बताए थे, शुरू किए थे य र ल, ये छोड़ दिया गया था, वह मतलब यहाँ गया था हिंदी में, ये विसर्ग हो गया था, पीछे वीडियो पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग आए क्या, श जिसको मूर्धन्य कहते हैं, फिर दंत कहते हैं, और यहाँ पर हिंदी में ह रहता है, लेकिन अगर कंठ नहीं देगा तब हम लोग बताए थे इसको अलीजिबा बोलते हैं, स्वर यंत्र से बताया जाता है। देखिए पूछा क्या है, ये सारा सब कुछ ये पढ़ा हुआ है, कैसे बनाते हैं इस पे चर्चा हुई है। तो देखिए क्या पूछा है, उच्चारण स्थान के दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? हमको शुद्ध खोजना है, तो मिला लीजिए, टेबल बनाइए और मैच कराइए, देखिए पहला विकल्प सही है कि नहीं। यह पेपर पाते ही हम लोग इसको एक कलम बना सकते हैं, जहां रफ कार्य देता है पहले बना के फिट हो जाए, हमको हिंदी और संस्कृत में दोनों में काम कर जाएगा, तो उसमें समय नहीं गंवाना पड़ेगा। स तक पूछ रहा है, श क्या मूर्धा से बोला जाता है? देखिए श तो कह रहा है तालु से बोला जाता है, यह विकल्प इसका मतलब इसमें नहीं मिल रहा है, तो यही विकल्प देखिए ये गलत है। शुद्ध वाला खोजना है तो पहला तो गलत हो चुका है। फिर श दंत से है, देखिए श दंत से है, यह सही है। अब क्या पूछा है, और सबको मैच करा लीजिए। च कह रहा है क्या कंठ से बोलते हैं? च देखिए च कंठ से बोलते नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी प्रश्न हमारा गलत है, इसको हम लोग ले रहे हैं आगे, ये भी हमारा विकल्प। तो हम लोग केवल अपने इस नियम से चेक कर लेंगे कौन सही है। देखिए स दंत से है, अब यहां से हम इस मैच करा रहे हैं, देखिए दांत से बोला जाता है, यह सही है। च जो है कंठ से नहीं बोल सकते, श जो है ये मूर्धा से बोला जाता है, देखिए श देखिए यह मतलब मूर्धा से, इसका मतलब भी गलत है। और श देखिए यहाँ दिख रहा है कि श मतलब तालु से बोलते हैं, इसका मतलब भी गलत है। पूछा था शुद्ध कौन सा है, तो हम इसी से मैच करा सकते हैं। देखिए दंत श जिसको हम लोग छोटा श बोलते हैं, ये हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 2020 में एक प्रश्न और पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध मतलब एक ही अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध उसको देखा जाए। पहला क्या पूछा है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। अभी बताया गया है 24 उष्मा महाप्राण, 24 उष्मा महाप्राण, 24 उष्मा महाप्राण हो सकता है क्या? क्या हम 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ कर सकते हैं? तो महाप्राण लिखा जाए, देखिए एक ख हो गया और एक घ हो गया, उसी प्रकार देखिए ये क वर्ष हो गया, च वर्ग के बाद देखिए छ हो जाएगा, उसके बाद फिर चौथा झ हो जाएगा। इस तरह ये चौथे, दूसरे और चौथे महाप्राण होते हैं। तो क्या 2 महाप्राण व्यंजनों को उच्चारण क्या हम ख और घ एक साथ बोल सकते हैं? संभव नहीं है, एक बार में हम एक ही व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं, महाप्राण को नहीं बोल सकते, और भी 2 व्यंजनों के एक साथ कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब ये तो पहले ही लग रहा है गलत है, फिर भी हम आगे वाले को भी चेक करेंगे कहीं और तो नहीं कोई गलत है। तो देखिए ये पहला तो हमको लग रहा है एकदम गलत है, क्योंकि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से गलत है। अगला क्या पूछा है, हिंदी में जो ज्ञ लिखा है वास्तव में ये ज्ञ है, लेकिन हम लोग बोलते हैं यह ज्ञ। वही कह रहा है कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण स्थान जो उसका उच्चारण है परंपरा से भिन्न हो गया, सही है। ज्यादातर
सब लोग ज्ञ उसको बोलते हैं, यह बोलते हैं, लेकिन वास्तव में यह ज्ञ है। बना किससे है? याद करिए, ज और य से बना है। बोलना चाहिए ज्ञ, लेकिन ये परंपरा से अलग हो गया है। जैसे लोग यद्यपि बोलते हैं, यदि बोलते हैं, कई शब्द ऐसे हैं जो बोले जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, परंपरा से अलग हो चुका है। छ संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। विसर्ग कंठ से वर्ण है, अभी बताया गया था कि जब हम टेबल बनाते हैं KTM 2, तो यह देखिए व से विसर्ग बनता है, तो जो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, भी सही है। तो हमारा बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो पहला विकल्प हमारा गलत है। 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है, 54वां प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए पूछा है 42वां प्रश्न आया है 2021 में। क्या है प्रश्न? पूछा है व का उच्चारण स्थान। तो याद करिए, हम जब टेबल बनाए थे तो उसमें व और ह को हिंदी में अलग किए थे। ह को बताए थे यह स्वर यंत्र से बोलते हैं जो कंठ के पास होता है, इसका नाम अलिजिह्वा है, इसको बोला जाता है अलिजिह्वा। अगर ये विकल्प नहीं दिए गए हैं तब इसका उच्चारण स्थान हम कंठ मानेंगे, अगर कंठ दिया है, लेकिन कंठ के साथ साथ इनको भी दिया है तो हम स्वर यंत्र इसका उच्चारण स्थान बोलेंगे, इसका नाम होता है अलिजिह्वा। और व को बताए थे ये दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, दंत और ओष्ठ की सहायता से। तो देखिए क्या ऐसा कोई विकल्प है? तो देखिए दंतोष्ठ पहला ही विकल्प सही है। दांत से बोल नहीं सकते, कंठ से बोल नहीं सकते, कंठ तालु से बोल नहीं सकते, इसका विकल्प कंठ ओष्ठ हो नहीं सकता, सीधे सीधे दांत और ओठ से इसको बोलते हैं। इस तरह इतने प्रश्न हैं। हमने क्या क्या देखा, आइए फिर से एक बार देख लें कि हमने कितने प्रश्नों को देखा। पहला प्रश्न देखे था, ये सारे विकल्प, सभी प्रश्नों को एक साथ लाया गया था क्योंकि सभी प्रश्न आए हुए हैं। अब अगला जो वीडियो रहेगा वो पेपर 2 के लिए रहेगा कि अब तक पेपर 2 में क्या क्या प्रश्न वर्णमाला से पूछा गया है। आज हमने देखा क्या क्या। पहला देखे था हिंदी लिपि किस में लिखी जाती है, दूसरा देखिए हमने देखा घ का उच्चारण स्थान, उसके बाद देखा हमने 6 वर्ण किसके योग से बना, इसकी बात हुई। फिर उसके बाद है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत कौन नहीं आता है, नहीं के लिए बताए थे 3 अवश्य आएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसकी बात हुई थी। फिर उसके बाद है इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे बाद में आता है, उसके लिए यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग व्यंजनों से जब मैच नहीं करेगा तो आगे बढ़ेंगे, ये क्रम देख लीजिएगा, इस पर चर्चा हो चुकी है। फिर पूछा है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, ये भी पता है कि ट में किस में आते हैं, ये मूर्धन्य है, कंठ हो नहीं सकता है, पता है ट को मूर्धन्य कहते हैं। इसके बाद फिर पूछा है अर्ध स्वर, यह वह, इस पे चर्चा हुई है। फिर पूछा है ङ का उच्चारण स्थान बताएं, नासिका होगा, क्यों? क्योंकि जो पंचमाक्षर हैं उनको अनुस्वार कहते हैं, तो पंचमाक्षर जो हैं 2 जगह से बोले जाते हैं। एक तो अगर वह पहला स्थान नहीं दिया है तो हम अनुस्वार पे चले जाएंगे, तो अनुस्वार जो है नासिका से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान दांतों पर जेब लगाने से होता है, इस पे बात हुई है, दंत से बोले जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म बताए थे 24 साल महाप्राण संस्कृत में, और 24 उष्मा महाप्राण अर्थात हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का चौथा और उष्मा, ये 14 लोग महाप्राण हैं। तो देखिए इसमें एक को गायब किया है, श तीनों दिया है, हमारा विकल्प यही सही था। उसके बाद फिर देखिए पूछा है इनके संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन बताए हैं। जहां नहीं पूछेगा वहां 3 लगाइएगा, उन 3 को छांटिएगा, उत्तर अपने आप बाहर आ जाएगा। अगला देखिए क्या पूछा है, प्लुत स्वर कौन सा है, बताए थे। एक पलक अगर झपकती है, 2 झपकती है, मतलब अगर एक अपलक जिसको बोलते हैं, सीधा सीधा अगर वह न समझ में आए, 1 मात्रा ह्रस्व, 2 मात्रा दीर्घ और 3 मात्रा प्लुत, तो 3 यहां दिख रहा है तो 3 मात्रा का प्लुत है, इस पे चर्चा हुई है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, मतलब किसके सामने जो व्यंजन लिखे गए हैं अगर वो वहां से बोले जाते हैं तो सही है। देखिए श को जानते हैं, जिसको बड़का श बोला जाता है, ये तालव्य श बोला जाता है, ये भी गलत था। ये दंत स है, यही सही लग रहा है। च देखिए ये कंठ से बोल नहीं सकते, ये तालव्य श होते हैं। ये देखिए मूर्धा से बोला जाता है, ये गलत है, इसकी बात हो गई थी। इसके बाद हमने देखा कौन सा कथन अशुद्ध है, पहला ही अशुद्ध था। कह रहा है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ कैसे होगा, नहीं कर सकते। यह भी सही है क्योंकि ये परंपरा से भिन्न हो चुका है। संयुक्त व्यंजन सही है और यह विसर्ग जो है कंठ से बोले जाते हैं। व का उच्चारण स्थान बताए हैं कि 2 अलग हैं, यह व को दंत ओर से बोलते हैं। ह का ध्यान दीजिएगा, अगर कंठ दिया है
मतलब अगर कंठ भी लिखा है और स्वर यंत्र भी लिखा है तो हम स्वर यंत्र पे लगाएंगे। अगर स्वर यंत्र का नाम नहीं लिखा है तो कंठ लगाएंगे। यहाँ पर सीधे सीधे दिया क्या, देखिए व का दंतोष्ठ दिया है और ह पर भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न बनेगा। अगला पूछे, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके। तो आज के लिए हमने देखा कि अब तक 2011 से 21 तक में जितने प्रश्न हम पढ़े, अभ्यास किए, सारा वीडियो पीछे पड़ा हुआ है। और आपके यूपी टेट में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि जो आपको लगेगा कि बहुत अधिक कठिन है। एकदम सामान्य से प्रश्न रहेंगे। आपके बेसिक से लेकर हाई स्कूल इंटर तक में जो भी दिए हुए हैं छोटे छोटे प्रश्नों को, उन्हीं से प्रश्न आएगा। बहुत कठिन प्रश्न नहीं बनाया जाएगा। सारे प्रश्न आपके किताबों से आएंगे। अभी हम पहले व्याकरण से चल रहे हैं। जैसे ही एक टॉपिक समाप्त हो रहा है, जैसे हमारा वर्णमाला समाप्त हुआ, तो हम वर्णमाला से छटनी कर लिए कि कितने प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग कल लेके आएंगे पेपर 2 के लिए वर्णमाला से क्या क्या आया है। उसके बाद हम लोग फिर नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। जैसे ही नए टॉपिक समाप्त होते हैं, उसके बाद तुरंत उस टॉपिक से जितने प्रश्न अब तक आए हुए हैं उसको दिखाया जाएगा कि आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या वास्तव में हमारा जो पठन पाठन है वह सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तब तक देखते रहिए। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। एक साथ सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।